पांचवी रिपोर्ट क्या है? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, यह पांचवी थी किसी क्रम में और एक रिपोर्ट थी। अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसनी शुरू की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटिश संसद के ही अनुमति से आई थी, तो निश्चित रूप से संसद सर्वोपरि था। तो समय समय पर उनकी ये प्रक्रिया थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, प्रशासन, कुशासन, इन सब को लेकर समय समय पर एक तरीके से सर्वेक्षण होता था और उसके बाद उस पर रिपोर्ट बनती थी। ब्रिटेन का भारत में संवैधानिक विकास, इसको समझना हमको थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो बार बार जो कानून पारित किए और भारत में समय समय पर उन्होंने कुछ जो प्रशासनिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के लिए कुछ नए नए कानून बनाए, उसको समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम भारत में अंग्रेजों के द्वारा संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों को भी थोड़ा देखें। ये हम में से कुछ लोग सोचते होंगे कि भारत में ही भ्रष्टाचार रहा, भारत ही बहुत भ्रष्ट रहा, भारतीय लोग बहुत भ्रष्ट रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारतीयों से भी ज्यादा भ्रष्ट थे। इतने भ्रष्ट थे कि समय समय पर ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम देना पड़ता था और वहां की संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण को अनुशासित करने के लिए उन्हें कई बार अधिनियम पारित करने पड़े, कानून बनाना पड़ा। इन्हीं कानूनों की श्रृंखला में सबसे पहला कानून 1773 का है, जो रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब एक ऐसा कानून जो कंपनी के मामलों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, पहला अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। दूसरा जो परिवर्तन इस एक्ट में किया गया, इस एक्ट के आधार से, वो था कि बंगाल, जहां कंपनी का मुख्य कार्यालय था, बंगाल के गवर्नर के अलावा भारत के उनके अन्य राज्यों का गवर्नर जनरल भी घोषित किया गया। यानी अन्य राज्यों के अंग्रेज गवर्नर बंगाल के गवर्नर के मातहत रहेंगे और बंगाल का गवर्नर इस प्रकार गवर्नर जनरल भी कहलाएगा और वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। संवैधानिक विकास की श्रेणी में दूसरा कानून था 1781 में पिट्स इंडिया एक्ट, जो वहां के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम से है, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने कंपनी की नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए संसद को सारे अधिकार दे दिए। इस कानून के तहत अब कंपनी पूर्ण रूप से संसद के मातहत हो गई। तीसरा जो कानून बनाया 1813 में, ये चार्टर एक्ट कहलाया। और ये चार्टर एक्ट इसके बाद हर 20 वर्ष बाद पारित करने का एक अधिनियम बनाया गया। तो इन चार्टर एक्ट की सीरीज में, श्रृंखला में, पहला 1813 में, जिसमें कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। आपको याद होगा कि अभी तक कंपनी 1605 से जब से भारत आई थी लेके अभी तक कंपनी का एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का। यानी केवल कंपनी के ही कर्मचारी कंपनी के नाम से व्यापार कर सकते थे, अन्य कोई नहीं। इंग्लैंड में लगातार इसका विरोध हो रहा था, कंपनी के अधिकारियों के व्यवहार को लेकर, कंपनी की विलासिता को लेकर, और इस विरोध के दबाव में आने पर अंततः
संसद ने एक नियम पारित किया। उस नियम के तहत अब एक तरीके से अन्य लोगों को भी भारत में व्यापार करने के लिए मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार कंपनी का एकाधिकार समाप्त और व्यापारिक अनुमति अब सभी को दी जाने लगी। 1833 के चार्टर एक्ट में, जो 20 साल बाद पारित होता है, 1813 के बाद, उसमें कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, क्योंकि अंग्रेज सरकार चाहती थी कि अब भारत के सभी मामले वो अपने हाथ में ले ले। तो कंपनी जो भी काम करना चाहती थी वो पूरा हो चुका था, सभी के साथ संधि हो गई थी, अनुभव भी हो गया था। तो इस सब के मद्देनजर और तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश संसद ने सुनिश्चित किया कि अब कंपनी अपने सारे व्यापारिक कार्य समाप्त करे और पूर्ण रूपेण यह कार्य संसद के मातहत हो जाए। दूसरा जो परिवर्तन 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया वो था कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, जो 1773 में प्रारंभ किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के साथ, उसे समाप्त कर दिया गया और अब उसे भारत का ही गवर्नर जनरल घोषित किया गया। इस पद में सबसे पहले विलियम बेंटिंग 1835 में भारत के गवर्नर जनरल घोषित हुए। 1853 का चार्टर एक्ट एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के काल का अंतिम कानून है। 1853 में भारतीयों को सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, इस बात की घोषणा की गई। और याद रहे कि इसी कानून के तहत सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध साहित्यकार के बड़े भाई थे, वे भारत के पहले ICS बने, यानी उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और वे पहले भारतीय थे जिन्होंने यह परीक्षा पास की। 1857 की क्रांति ने पूरा नक्शा बदल दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह पूरी तरीके से एक तरीके से समाप्त कर दी गई और 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के तहत संसद ने भारत में शासन, व्यापार और अन्य सभी दारोमदार डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिए और कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी ही एक तरीके से एबॉलिश कर दी गई। उसी प्रक्रिया में ये 5वीं रिपोर्ट है। 19वीं सदी के प्रारंभ में राजस्व के नियमों में बहुत से परिवर्तन हुए। ये राजस्व का ही मामला था, क्योंकि राजस्व माने आय, और आय यदि प्रभावित हो रही है तो निश्चित रूप से यह बात ब्रिटिश संसद के लिए चिंता का विषय थी। आपको यहाँ भी बताना उचित होगा कि अब समय भी आने लगा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी अनुरोध करने लगी थी संसद से कि वह उन्हें कुछ लोन दे। कहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी और मुनाफा भेजती थी, अब स्थितियाँ कुछ बदलने लगी थीं। उसके कुछ कारण दूसरे थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मुनाफा कम होने लगा था। उसके बहुत से कारण थे, उसका अध्ययन किया गया था, गहराई से उस पर सर्वेक्षण किया गया था और कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे। इन्हीं परिवर्तनों का जो विस्तृत विवरण है वह विवरण इन रिपोर्ट में होता था। 18वीं सदी में ब्रिटिश संसद में, खासकर 1813 में संसद में एक मिस्टर फर्मिंगर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये फर्मिंगर रिपोर्ट 1813 में प्रस्तुत हुई, इसलिए इसे, और ये 5वीं रिपोर्ट थी, इसलिए इसे 5वीं रिपोर्ट भी कहते हैं और यह फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार इस रिपोर्ट की चर्चा यहाँ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका राजस्व से गहरा ताल्लुकात था। ये रिपोर्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है
क्योंकि हर रिपोर्ट अपने समय के पिछले ब्रिटिश वर्षों को जोड़ती थी, उनको समाहित करती थी और समय समय पर हुए परिवर्तनों को, समय पर हुए सुधार को, रिफॉर्म्स को उसमें जिक्र करती थी और उस पर अपनी टिप्पणी देती थी। तो इसलिए 5वीं रिपोर्ट जो है वो इस मामले में बहुत पूर्ण है कि इसमें ज़मींदारों, रैयत के आवेदन पत्र, भिन्न भिन्न कलेक्टरों के अनुरोध, उनकी टिप्पणियाँ और रिपोर्ट, राजस्व विवरण, सांख्यिकी की तालिकाएं, ये सब इसमें समाहित रहती थी। दूसरे शब्दों में यदि हम फर्मिंगर की रिपोर्ट की बात करें तो ये 1002 पृष्ठों की रिपोर्ट थी और इतने बड़ी रिपोर्ट में लगभग 800 पृष्ठ तो डॉक्यूमेंट्स थे, जो सरकारी फरमान थे या सरकारी आवेदन थे, चाहे वो रैयतों के द्वारा, चाहे ज़मींदार के द्वारा या कलेक्टरों के अनुरोध आदि आदि। तो ये विस्तृत बंगाल, मद्रास के राजस्व एवं न्यायिक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दी गई टिप्पणी भी इसमें समाहित की गई थी। दूसरे शब्दों में बारंबार इस बात को हम कहना चाह रहे हैं कि ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए एक तरह से प्रशासनिक बाइबल हुआ करती थी, जो उन्हें दिशा देती थी, उनकी सफलताओं असफलताओं पर टिप्पणी करती थी, पूर्व में हुई दिशाओं पर टिप्पणी करती थी और नए रास्ते निर्धारित करने में मदद करती थी। प्रस्तुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी कि 1760 के दशक में अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित की। 1760 का दशक यानी फिर वही बैटल ऑफ प्लाची की बात आती है और वहाँ पर सत्ता स्थापित होने के साथ जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन लिया, व्यापार से हटकर या व्यापार के साथ थोड़ा सा शासन लिया, तुरंत ब्रिटिश संसद की पैनी नज़र इनकी गतिविधियों पे पड़ने लगी। और पैनी नज़र पड़ने का कारण ये था कि इनके द्वारा जो धन संचय किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स के द्वारा और जो धन भेजा जा रहा था उस पर इंग्लैंड में सबकी नज़र थी और इसलिए ये रिपोर्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।